नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवताओं की तरह पूजा जाता है। हम तुलसी की पूजा तुलसी माता के रूप में करते हैं। हम वट वृक्ष की भी पूजा करते हैं। हम केला, बरगद, आंवला, हम इन पेड़ों की भी पूजा करते हैं देवी देवताओं के रूप में, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म में इन्हें देवी देवताओं का रूप माना गया है। हमारी संस्कृतियाँ हमें पर्यावरण से जोड़ती हैं। वहीं दूसरी ओर पेड़ पौधे हमें प्राणवायु देते हैं, हमें फल फूल देते हैं, हमें जीवनदायिनी औषधियाँ देते हैं और अंत में हमें लकड़ियाँ भी पेड़ों से मिलती हैं। जब हमारे आसपास सब कुछ ही पर्यावरण है तो ये जिम्मेदारी भी हमारी ही है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा करें, रक्षा करें, क्योंकि ये पर्यावरण केवल हमारा नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे पास धरोहर स्वरूप है। तो आइए आज विश्व पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर हम ये प्रण लें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे और कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करेंगे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम एक खुशहाल, खूबसूरत और हरा भरा पर्यावरण दे सके। इसी सुविचार के साथ आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। अलबेलो राजस्थान में स्वीकार कीजिए प्रज्ञा का नमस्कार। और स्वीकार कीजिए साथ में प्रणय भारद्वाज का नमस्कार। मेरी ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत राजस्थान की संस्कृति में रचे बसे इस कार्यक्रम जिसका नाम है अलबेलो राजस्थान। प्रज्ञा, आपने बिल्कुल सही कहा। पर्यावरण संरक्षण की बात की, विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। मेरी ओर से भी आप सभी को शुभकामनाएं। लेकिन जैसा कि प्रज्ञा ने कहा कि जो हमारी संस्कृति है वो पर्यावरण की देन है। संस्कृति तभी लुभा पाएगी, राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य तभी आपको आकर्षित कर पाएगा, यहाँ का पहनावा, यहाँ की बोली, यहाँ का खान पान तभी आपको आकर्षित कर पाएगा जब हमारा पर्यावरण आसपास सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। और ये हम सभी का कर्तव्य है, दायित्व है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए अपने आसपास के पर्यावरण को पूरी तरह से सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें। ये इसलिए भी दायित्व बनता है क्योंकि यही हमने जो किया है पिछले कुछ समय में, वो हमारी ओर से ही हमने पर्यावरण को दूषित किया है और आज हम उसका परिणाम देख भी रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। तो ऐसा ना हो इसलिए प्रयास है। इसीलिए 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व पर्यावरण दिवस को पर्यावरण की सुरक्षा के रूप में समर्पित किया था सभी लोगों को, ताकि सभी लोग सचेत हो जाएं कि जहां कहीं हम गलती कर रहे हैं उसको सुधारें और अपने पर्यावरण को संरक्षित करें। तो आज का ये खास दिन तो है प्रज्ञा कि विश्व पर्यावरण दिवस है। लेकिन अगर हम पर्यावरण में जाएं और शांत स्निग्ध वातावरण में बैठें तो कहीं ना कहीं से भले ही कोई वाद्य बज ना रहा हो तो भी संगीत हमारे कानों में गूंजने लगता है। और जहाँ संगीत की बात आती है तो आज के.जे. येसुदास जी के लिए वो बहुत अविस्मरणीय दिन रहा होगा जब आज के ही दिवस उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। साउथ की फिल्मों में भी उन्होंने गाने गाए हैं, हिंदी फिल्मों के लिए भी बहुत बेहतरीन गाने गाए हैं। आज हम उनको भी याद करते हैं। और हमने पर्यावरण की बात की है तो आज पर्यावरण के दिशा में, उसको संरक्षित रखने की दिशा में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, किस तरह से हम इसमें और आगे बढ़ सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को बहुत स्वच्छ पर्यावरण दे सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे बीच आज स्टूडियो में पधारे हैं भारतीय वन सेवा अधिकारी कपिल चंद्रवाल जी। बहुत बहुत कपिल जी, आपका स्वागत अलबेलो राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले सर आपको विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। आप सभी को, सभी दर्शकों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए दूरदर्शन का आभार। प्रणय, आज सर हमारे साथ हैं। कपिल सर से हम बहुत सारी बातें करेंगे। पर्यावरण को जो हमने छेड़खानी की है, जैसा कि आपने बताया, उससे क्या नुकसान हुए हैं, क्या इसमें सुधार कर सकते हैं, क्या हम आगे पहल करके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठा सकते हैं, और शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। ये सब भी हम बातें करेंगे सर। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार की जो नीतियाँ बनाई गई हैं, उन नीतियों में भारतीय वन सेवा की क्या भूमिका रहती है? देखिए, पर्यावरण संरक्षण की जहाँ बात आती है तो पर्यावरण प्रदूषित कैसे हो रहा है जी। पर्यावरण में हमारा जो आवरण है, हमारी जो हवा है, हमारा जो मृदा है, सॉइल है, हमारा जल है, ये तीनों कारक हैं जिनको मानवीय गतिविधियों से एवं कुछ प्राकृतिक गतिविधियों के कारण भी जिनमें कि प्रदूषण हुआ है। और भारतीय वन सेवा लगभग इन सभी कारकों में कुछ ना कुछ अपना रोल निभाती है। विशेषकर जहाँ तक वनीकरण की बात है, वृक्ष लगाने की बात है, और जो हमारी जैव विविधता है उसको संरक्षित करने की बात है, हमारे वन्य जीव हैं उनको संरक्षित करने की बात है, उनका हैबिटेट जो रहवास है उसको सुरक्षित करने की बात है।
साथ ही हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधन हैं हमारे, उनको भी हम संरक्षित करने का काम भारतीय वन सेवा के अधिकारी और भारतीय वन सेवा की जो हमारा महकमा है पूरा, वो करता है। आप देखिए कि जो हमारा प्रदूषण है उसको रोकने की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए। और भारत में आप जानते हैं लगभग 25% क्षेत्रफल भूगोल भारत के भूभाग का वन एवं वृक्ष आवरण के अंतर्गत आता है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के अंदर आता है। और जो ग्लोबल पहले एक असेसमेंट होता था उसमें कहते हैं कि लगभग 1/3 भूभाग आपका वन और वृक्ष आवरण के अंदर होना चाहिए। तो अभी भी हमारे पास काफ़ी स्कोप है, काफ़ी हमारा कर्तव्य है कि हमको उस लेवल तक ले जाना है। और अभी तो क्योंकि जलवायु परिवर्तन के हम दुष्परिणाम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, और विभिन्न मंचों पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने अपने कमिटमेंट्स दिए हैं कि हम भारत किस प्रकार से इस वैश्विक समस्या में अपना योगदान देगा। तो उसके हिसाब से भी भारत को भी बहुत कुछ कठिन लक्ष्य भारत ने अपने लिए तय किए हैं। जैसे कि अपना टोटल ग्रीन हाउस एमिशन जो है भारत का, उसको लगभग 45% तक रिड्यूस करना 2030 तक। अच्छा। और 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट सिक्वेस्टर करना या उसका उत्सर्जन कम करना 2005 के लेवल से 2030 तक। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी भारत ने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसके लिए कि पूरी भारत सरकार के सभी अंग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और साथ में भारत के प्रत्येक नागरिक का भी सहयोग इसमें आवश्यक है। जी 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 जी। कपिल जी, आपने बात की है कि जो पर्यावरण हमारा दूषित हम कर आए हैं उसे हम संरक्षित करें और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें क्रियान्वित करते हुए उसमें भी अपना सहयोग दें। लेकिन कपिल जी, किसी न किसी कारण से हम अपने आसपास या पहाड़ी क्षेत्रों में या जो मैदानी क्षेत्र हैं या जो वन क्षेत्र हैं वहाँ पर कंक्रीट जंगल को बढ़ाते जा रहे हैं विकास की नाम पर। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये विकास जो हम कर रहे हैं इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन जो वनों का संरक्षण है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहा है? देखिए, इसमें बहुत से पहलू हैं जिस पे हमको विचार करना होगा। एक सिंगल पॉइंटेड हम आउटलुक नहीं रख सकते हैं जी, क्योंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, आप जानते हैं। तो लोगों का कल्याण भी भारत सरकार की ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और साथ के साथ पर्यावरण संरक्षण भी भारत की जिम्मेदारी है। हमारा संविधान की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उसमें भी आप जानते हैं कि सभी नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ उनके कर्तव्य भी बताए गए हैं। जी जी जी। तो जो हमारे जंगल हैं, जो हमारे वन हैं, उसमें विकास के नाम पर हम कटाई कर रहे हैं या हम उसको नष्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। देखिए, विकास को हम पूरी तरह बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हमारे जो भारत के नागरिक हैं सबको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। जी जी जी। और जहाँ तक हो सके प्रत्येक सरकार का, प्रत्येक सरकारी कार्मिक का यह लक्ष्य रहता है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच हम अपनाएं, जिससे कि हम अपने पर्यावरण को भी संरक्षित रख सकें और साथ में विकास में भी बाधा ना बने। कुछ जगह ऐसी आती हैं, कुछ ऐसे मौके आते हैं जब हमको ये निर्धारित करना होता है कि क्या हमको ये पर्यावरण की दृष्टि से ही उसको सोचना है या सिर्फ विकास की दृष्टि से। तो जहाँ मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि हमको, क्योंकि जिस दशा से अब हमारी पृथ्वी गुजर रही है, हमको निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण की ओर ही ज़्यादा हमको जोर देना चाहिए। जी जी। और उसकी ओर हमारा जहाँ प्रत्येक कर्तव्य हमारा उसी ओर रहना चाहिए। बहुत सर, उत्तम बात आपने कही। जी, जैसा कि सर प्रणय ने आपसे पूछा कि हम औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वनों की कटाई भी उसमें शामिल है। हम अर्बनाइजेशन के चक्कर में हम पेड़ों को काट रहे हैं। सर, क्या कुछ ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं? जैसा आपने बताया कि हम औद्योगिकरण को हम रोक नहीं सकते, कुछ कम कर सकते हैं। सर, क्या कुछ ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं कि हम पेड़ों को भी बचा पाएं, वनों को भी बचा पाएं और औद्योगिकरण को भी बढ़ावा मिल सके? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम पेड़ों को काट के और उद्योग लगा रहे हैं। भारत में बहुत पहले से, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत पहले से, बाकी विश्व से पहले से हमने इस प्रकार की कानून लाए हुए हैं हमारे यहाँ जो पर्यावरण को संरक्षित करते हैं। भारत, आप जान के आश्चर्य करेंगे कि दुनिया के सबसे कठोर पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के नियमों की पालना करता है पूरे विश्व में। जी जी जी। इतने कठोर नियम कहीं किसी देश में नहीं है। हम 1980 से भारत ने एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम
पारित किया गया था संसद द्वारा, जी, जिसमें कि कोई भी विकास कार्य जिसके लिए वन भूमि की आवश्यकता होती है, तो उस विकास कार्य को जो स्वीकृति है वो विभिन्न स्तर से दी जाके अंत में भारत सरकार द्वारा दी जाती है। अच्छा। और उस स्वीकृति के बदले में जितना क्षेत्र वो वन का लेते हैं उतना ही क्षेत्र हमको वनों में जोड़ना होता है। बहुत अच्छा। जी, और उसी क्षेत्र में उनमें उसी परियोजना से हमको वृक्ष भी लगाने होते हैं, वनीकरण का कार्य भी हमको करना होता है। तो ये अब भारत सरकार ने बहुत पहले से ये योजना लाके और ये सोचा हुआ था कि कैसे पर्यावरण को कंपनसेट करें। और आज के दशक में आवश्यक है कि क्योंकि तकनीक का ज़माना है, बहुत सी नई तकनीक पूरे विश्व में अपनाई जा रही हैं, तो हमारे जो भी विकास कार्य हैं, जो भी हमारे उद्योग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाएं और किस तरीके से अपने आप को ब्लेंड कर सकें नेचुरल एलिमेंट्स और एनवायरनमेंट के साथ, जिससे कि हम बहुत कम से कम नुकसान पर्यावरण को पहुंचा के भी अपने जो विकास के लक्ष्य उनको प्राप्त कर सकें। जी, जी। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे ग्रीन हाईवेज एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है हमारे बिल्कुल देश में मोबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो हाईवेज बनाने के लिए अगर वन भूमि का उपयोग किया जाता है तो उतनी ज़मीन तो हमें मिलती ही है, उसके साथ जो हाईवे बन रहा है उसके दोनों ओर भी वृक्ष लगाने होते हैं। एक कंपलसरी कंडीशन होती है इंडियन रोड कांग्रेस की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार भी। तो ये एक उदाहरण है कि हम पर्यावरण के लिए जो हम विकास की गतिविधियां कर रहे हैं उसके साथ साथ पर्यावरण का ध्यान भी रख रहे हैं। हाँ, स्केल अलग हो सकता है कि जितना हम पर्यावरण से ले रहे हैं उतना हम अभी ना दे पाएँ, पर वो समय लगता है। आपने जो आज पौधा लगाया है उसको एक वृक्ष बन के एक जंगल बनने में, एक इकोसिस्टम तैयार होने में दशकों लग सकते हैं, सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। कपिल जी, आपने भी बात की, अब दो बातें मैं करना चाहूँगी इस बात से। आपने हाईवे की बात की कि हाईवे के दोनों तरफ हम पेड़ लगाएं, और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ये भी देखने को आ रहे हैं, जो अब नए हाईवेज बन रहे हैं उनमें दोनों तरफ सोलर पैनल भी लग रहे हैं, ताकि हम सूर्य की रोशनी से हम उजाला पा सके, बिजली प्राप्त कर सके। तो ये भी एक अच्छा कदम है। और दूसरी बात, आपने ग्रीन बिल्डिंग्स की बात की थी, और कुछ पिछले 2 दशकों में या 1 दशक में हम मान सकते हैं ग्रीन बिल्डिंग्स का भी एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है, जिसमें ग्रीन बिल्डिंग में हम कंक्रीट को कम यूज करके और बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। वहाँ पर खिड़कियाँ इस तरह की बनाई जाती हैं, लाइटें इस तरह की बनाई जाती हैं। सर, एक ग्रीन बिल्डिंग के बारे में भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्या है ये नया जो शब्द सामने आता है? देखिए, ग्रीन बिल्डिंग के 2 मायने हैं। एक तो जो तकनीकी मायना है, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो सर्टिफाई करता है कोई भी बिल्डिंग ग्रीन है कि नहीं। तो वो उसका मापदंड ये होता है कि जो ऊर्जा या बिजली के रूप में हम माने जो खपत कर रही है वो बिल्डिंग, उतना ही वो जो है प्रोड्यूस कर पा रही है या नेचुरल एनवायरनमेंट से ले पा रही है, चाहे सोलर से ले रही है। तो इस प्रकार के कुछ उनके मापदंड होते हैं जिसके आधार पर वो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाई की जाती है। दूसरी बात हुई कि हम कंक्रीट को कम करके और जो प्राकृतिक संसाधन है, हमारी लकड़ी है, उस ओर हम मुड़ें। जी। तो भारत में जिसे हम हमारी टेक्निकल टर्म में प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री कहते हैं, जो उत्पादन के उद्देश्य से की गई वनीकरण, वो अंग्रेज़ों के ज़माने में हम करते आए थे, जबकि अंग्रेज़ों ने बड़े बड़े प्लांटेशंस खड़े किए थे ताकि उस लकड़ी से रेलवे के स्लीपर्स बनाए जा सकें और रेल हमारा जो नेटवर्क है उसका हम बढ़ा सकें। उसके बाद से शिप बिल्डिंग के लिए वो लकड़ी हमारी काम में आती थी। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया तो हम प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री से कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री की तरफ बढ़ गए हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में कहा गया है कि किसी प्रकार की वनों की कटाई न की जाए कमर्शियल कारणों से भी। तो बहुत थोड़े ही क्षेत्र में एक हमारे अप्रूव्ड स्कीम्स होती हैं, मैनेजमेंट प्लान्स होते हैं, वर्किंग प्लान्स होते हैं, उनके अनुसार ही हम कटाई करते हैं और इसको उपयोग में लेते हैं। अभी एक ग्लोबल स्तर पे, एक वैश्विक स्तर पे ये एक विचार है कि लकड़ी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, खासकर हमारे बिल्डिंगों में या ऐसी जगह पे जहाँ पे लकड़ी को जलाया ना जाए या उसको नष्ट ना किया जाए। अच्छा। क्योंकि जो भी कार्बन हमारे पेड़ों में, हमारी लकड़ी में स्टोर होता है, उसे अगर हम बिल्डिंग के रूप में लगाते हैं तो कार्बन स्टोर्ड ही रहता है। अच्छा। अगर हम उसे जलाऊ लकड़ी की तरह प्रयोग करेंगे तो कार्बन वापस से वातावरण में चला जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन वापस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वो भी एक विचार है। और प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री की तरफ कुछ विंग्स हमारे हैं विभाग के और भारत सरकार के जो काम करते हैं, पर इसको
एक नए सिरे से देखने की आवश्यकता है जी जी ग्रीन बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो। हम ग्रीन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, जैसे प्रज्ञा ने बताया, हरियाली की बात कर रहे हैं, तो कपिल जी जैसे हम अगर घूमने जाते हैं, जितनी ऊंचाई पे जाते हैं हरियाली की सघनता उतनी ज़्यादा होती जाती है, बढ़ती जाती है हरियाली, लेकिन जहाँ मैदानी इलाकों में आते हैं वो हरियाली कम होती जाती है। क्या कोई ऐसी परियोजना चल रही है या ऐसा कुछ होने वाला है कि हम ऊंचाई पे जो हरियाली देख रहे हैं वो मैदानी इलाकों में आ सके? बिल्कुल। देखिए, हमको कारण जानने होंगे कि ऐसा क्यों है। ऊंचाई पे हरियाली क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ डिस्टर्बेंस कम है, मानवीय गतिविधियाँ कम हैं। दूसरा, वहाँ खेती लायक ज़मीन पहाड़ों पे कम है। मैदानी इलाकों में क्योंकि उपजाऊ मिट्टी है, खेती लायक ज़मीन होती है और हमारी अधिक आबादी भी मैदानी इलाकों में, नदियों के किनारे हम बसते आए हैं, तो वहाँ डिस्टर्बेंस भी निश्चित रूप से ज़्यादा होगा। इसीलिए जब यहाँ पे मानव पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी, तो प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी उतना ही ज़्यादा होगा। वनावरण बढ़ाने के लिए भारत सरकार शुरू से ही बहुत सारे स्कीम्स और कार्यक्रम लाती रही है। हमारी राजस्थान सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाली राजस्थान एक कैंपेन शुरू किया है, जिसमें कि राजस्थान को इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। जी जी। गत वर्ष हमने ये लक्ष्य 6 करोड़ रखा था। अच्छा। जो कि हमने न सिर्फ वन विभाग ने बल्कि आमजन के सहयोग से, समस्त विभागों के सहयोग से, स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से हमने लक्ष्य प्राप्त किया था। इस वर्ष उस लक्ष्य को 10 करोड़ लक्ष्य रखा गया है, जिसे कि भी हम पूरा करने के लिए अग्रसर हैं। तो इस प्रकार की योजनाएं बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार और विभाग दोनों ही इस ओर से और आमजन भी इस ओर काम कर रहे हैं। पॉपुलेशन की आपने बात की, तो आपको लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ने से भी वायु जो प्रदूषण हो रहा है या किसी भी तरह का प्रदूषण है, चाहे वो जल का हो, वो बढ़ रहा है पॉपुलेशन के बढ़ने से? देखिए, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ानी होगी, सप्लाई बढ़ानी तो उत्पादन ज़्यादा करना होगा, तो उत्पादन ज़्यादा होगा तो फिर प्रदूषण भी उसका बाय प्रोडक्ट रहेगा। तो यह तो निश्चित रूप से है कि जहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उसका दबाव भी प्राकृतिक संसाधनों पर निश्चित रूप से पड़ता है। जी जी जी। तो इसीलिए हमें आवश्यकता ये है कि हम एक सस्टेनेबल यूज़ जिसे हम कहते हैं, सतत हम उसका उपयोग कर सकें। महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो हमारी संपत्ति नहीं बल्कि हमारी भावी पीढ़ी की धरोहर है हमारे पास। सही। तो हमको उसी अवधारणा को आत्मसात करते हुए इस ओर चलना होगा कि हम अपने विकास को और जो हमारे आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करें, किंतु हम अपने पर्यावरण को भी संतुलन बनाए रखें ताकि हमारे भविष्य पीढ़ियों के लिए इनहैबिटेबल प्लैनेट न बन जाए। जी जी। आपने शुरुआत में जैव विविधता की बात की, तो किस राज्य में आपको लगता है कि सबसे अधिक जैव विविधता है? देखिए, भारत के सभी राज्यों में जैव विविधता बहुत अच्छी है, बहुत अधिक है। और आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान में जैव विविधता बहुत, मतलब जो आप नॉर्मल परसेप्शन होता है लोगों का कि ये तो मरु प्रदेश है, यहाँ तो क्या ही मिलता होगा। राजस्थान के जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये दुनिया के सबसे अधिक बायोडाइवर्स एरियाज में से एक आप मान सकते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो। और राजस्थान की बायोडाइवर्सिटी बहुत यूनिक है, बहुत ही मतलब वृहद है। यहाँ जो अगर हम सोचें कि भी मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ कोई वन्यजीव पेड़ पौधे नहीं मिलते होंगे ज़्यादा, झाड़ जंखाड़ी मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे वृक्ष प्रजाति के, हम अगर सदर्न राजस्थान की तरफ जाएँ, अरावली की पहाड़ियों में, तो हम बड़े पत्तीदार जिसे ब्रॉड लीव्ड स्पीशीज़ कहते हैं वो वृक्ष हमारे पास हैं। मैदानी इलाकों में हमारे पास ग्रासलैंड्स हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण घटक है हमारे पर्यावरण का। ग्रासलैंड्स और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसके उद्देश्य से भी वो भी है हमारे पास। वन्य जीवों की विविधता राजस्थान की ऐसी है कि आप जानते हैं कि हमारे पर्यटन में बहुत बड़ा क्षेत्र वन्यजीव पर्यटन का है। बिल्कुल, देश विदेश से लोग आते हैं हमारे यहाँ वन्य जीवों को देखने के लिए। कुछ विलुप्त प्राय प्रजातियां जो पूरे विश्व में कहीं और नहीं हैं, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावण जिसे हम कहते हैं, राजस्थान का राज्य पक्षी है, बिल्कुल, वो हमारे राजस्थान में ही पाया जाता है। बाघ की संख्या हमारे यहाँ बहुत अच्छी है और बढ़ रही है धीरे दिनों दिन। बाघ की आप जानते हैं कि राजस्थान पश्चिमी लिमिट है जी, इससे पश्चिम की ओर बाघ नेचुरल रूप से नहीं मिलता है। जी जी। राजस्थान हमारी एक विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति है जिसको हम संभाल रहे हैं। तो जैव विविधता राजस्थान की बहुत अच्छी है और इसी को संरक्षित करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर, जैव विविधता की बात की, अभी प्रणय ने भी बोला कि जैव विविधता पाई जाती है राजस्थान में, पूरे भारत में भी पाई जाती है। इस जैव विविधता को स्पेशली हम राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे,
क्या कुछ रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं जैव विविधता की रक्षा के लिए, उन वन्य जीवों की रक्षा के लिए भारतीय वन सेवा के द्वारा? देखिए, वन्य जीवों की अगर हम बात करें तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1972 में ही एक कानून पारित किया था, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जी। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसके अंतर्गत भारत में किसी भी प्रकार का शिकार निषेध किया गया था। ये कानूनी अपराध है और बहुत ही कुछ विशिष्ट परिस्थितियां हैं जिसमें कि सरकार ये परमिशन दे सकती है कि किसी वन्य जीव को मारा जाए। वो भी अति विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियां जिसमें कि वो किसी जानो माल के लिए खतरा बन गया हो वह वन्य जीव, और उसको पकड़ना संभव ना हो और रिहेबिलिटेट करना संभव ना हो, उन्हीं परिस्थितियों में दी जाती है। तो उस अधिनियम के अंतर्गत हम संरक्षण तो कर ही रहे हैं। हमारे आप जानिए कि राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व्स हैं। अच्छा। और हाल ही में हमने 2 टाइगर रिजर्व्स, मतलब पहले 3 हुआ करते थे, हाल ही में हमने 2 टाइगर रिजर्व लास्ट के 2-3 सालों में बनाए हैं। और आप ये इस बात को आप मानेंगे कि बढ़ते हुए प्रेशर से, आबादी का प्रेशर है, जमीन की मांग ज़्यादा है और लोगों का पलायन गाँव से शहरों की ओर हो रहा है। ऐसी परिदृश्य में भी हमने अपने संरक्षित क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, इसमें हमने बढ़ोतरी की है। तो एक बहुत कठोर प्रतिबद्धता सरकार ने दिखाई है इस प्रकार से बढ़ोतरी करके। हमारे यहाँ हमने 37 कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि संरक्षित क्षेत्र होते हैं, वो भी उनकी घोषणा की है हमने। गत 3-4 साल में इसमें अत्यधिक सरकार ने सक्रियता दिखाई है। और इसके अतिरिक्त नेशनल पार्क हमारे पास 3 हैं। तो ये संरक्षित क्षेत्र हैं जिसको हम बढ़ा भी रहे हैं, उनको संरक्षित भी कर रहे हैं। और उसके बाद हम बात करें तो विभिन्न प्रजातियों के लिए, तो जैसे मैंने गोडावण की आपसे बात की थी, तो गोडावण एक विलुप्त प्राय पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। बहुत ही, अगर आप इसे फील्ड में देख लेंगे तो आप निश्चित रूप से आप मतलब उसको प्रेम किए बिना नहीं रह सकेंगे। बहुत ही मैजेस्टिक बर्ड है और उसके मात्र 100 से 150 पक्षी ही वाइल्ड में अभी बचे हुए हैं पूरे विश्व में। और सिर्फ हमारे राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क का जो क्षेत्र है जैसलमेर में, उसी में वो पाया जाता है। तो उसके संरक्षण के लिए हमने कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एक चलाया हुआ है, जिसमें कि विश्व में पहली बार हमने कंजर्वेशन ब्रीडिंग, जिसे हम कहते हैं कि कृत्रिम उसका जो ब्रीडिंग कराते हैं, अंडे हम उसके वाइल्ड से लेते हैं और कृत्रिम उपकरणों के माध्यम से उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है। और एक कैप्टिव पॉपुलेशन हमने उसकी बनाई है, लगभग 30 से 35 पक्षी अभी हमारे पास। WI एक भारत सरकार की संस्था है जी, उनके साथ मिलके हमने ये बनाए हुए हैं कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, जहाँ पे गोडावण की कैप्टिव पॉपुलेशन हमने तैयार की है। भविष्य में इसी को, ये पॉपुलेशन हमारी है, इसी से जब इनकी जो अगली पीढ़ी जन्म लेगी, उसकी अगली पीढ़ी जन्म लेगी, उसको हम वापस से हमारे प्राकृतिक आवास में रिलीज करेंगे, ताकि जो इसकी संकटग्रस्त प्रजाति है उसके संख्याओं में हम इजाफा कर सकें, उसको स्थिर कर सकें। जी। टाइगर के लिए भी ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से 74 से चालू है और राजस्थान एक वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स था पूरे विश्व में, पूरे भारत में, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी। तब से हमने अपने जो है बाघ संरक्षण पर बहुत अच्छा काम किया है और आज हमारे यहाँ बाघों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है पिछले कुछ दशकों से। हमारे जो भी बाघ हैं क्षेत्र, रणथंभौर हुआ, सरिस्का हुआ, और मुकुंदरा कोटा में है, और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व अभी घोषित किया गया है, रामगढ़ बिजधारी बूंदी में वो घोषित किया गया है। तो इन सभी जगहों पे ये हमने एक हैबिटेट तैयार किए हैं, ताकि जो हमारी बढ़ती पॉपुलेशन है टाइगर की, उसको वहाँ पे ले जा सकें और एक अच्छा उनको हैबिटेट प्रदान कर सकें। कपिल जी, आपके शब्दों को सुनकर लग रहा है कि आपने अपने क्षेत्र का और अपने कार्य का बहुत गहरा अध्ययन किया हुआ है। तो ये जानना चाहेंगे कि जैसे सुबह की शुरुआत भी हम करते हैं, अपने जीवन की शुरुआत भी करते हैं, भारतीय वन सेवा अधिकारी के रूप में आपकी शुरुआत कब हुई? देखिए, जब मैंने यहाँ से, मैं जयपुर का ही रहने वाला हूँ, यहीं मेरी पूरा पढ़ाई हुई है, मालवीय प्रौद्योगिकी संस्थान से मैंने इंजीनियरिंग की है। तो उसके बाद हालांकि कैंपस से हमारे 3 सिलेक्शन हो गए थे, पर एक मन में बचपन से एक इच्छा थी प्रशासनिक सेवाओं में जाने की। मेरे परिवार में मेरे भाई भी सभी प्रशासनिक सेवाओं में हैं, तो एक वो उदाहरण भी था मेरे साथ में। और शुरुआत में प्रशासनिक सेवाओं में, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाने का मेरा स्वप्न था जब मैं तैयारी कर रहा था। और जब दिल्ली में हम गए तैयारी कर रहे, तब साथ में जो हमारे साथीगण होते हैं साथ में, तब उनसे मैं जानकारी हुई कि भारतीय वन सेवा
एक सेवा है जिसमें कि उसका क्या महत्व है जी। क्या उसका योगदान है हाँ। और किस प्रकार की एक लाइफस्टाइल आपको मिलेगी इस सेवा में, किस प्रकार का आपके कर्तव्य होंगे, वो जान के एक निश्चित रूप से प्रकृति से लगाव, हम भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो लगाव हमारा रहता है जी। तो एक इच्छा हुई कि ये तो बहुत अच्छा एक अवसर लगता है कि ऐसी जगह है जहाँ पे लोग पैसा खर्च करके घूमने जा रहे हैं, वहाँ जाने के लिए सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, तो एक बहुत ही लुभावना परिदृश्य लगा और हमने कहा कि हम भी इसकी तैयारी करेंगे और तैयारी की और सिलेक्शन हो गया। जी जी जी। जब सर आप IFF बने, जब आप भारतीय वन सेना में आ गए, वन सेवा में आ गए, उसके बाद आपने क्या कुछ चेंजेस किए पर्यावरण को बचाने के लिए, क्या कुछ नए नवाचार किए इस क्षेत्र में आकर? देखिए, अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो मेरा कुछ क्या कंप्यूटर में रुचि बहुत अधिक है। अच्छा। तो डिजिटल क्रांति कैसे हम वनों में, वन संरक्षण में लाएं, इसका मैंने सदैव प्रयास किया है। मेरी पहली पोस्टिंग जब राजसमंद जिले में हुई थी एज जिला वन अधिकारी, तो वहाँ पे मानव वन्यजीव संघर्ष की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, विशेषकर तेंदुआ या बगेरा जिसे हम कहते हैं उसके संबंध में वहाँ बहुत अधिक घटनाएं होती थी। प्रतिदिन 1 या 2 कॉल हमारे पास ज़रूर आते थे कि आज यहाँ बगेरे ने हमला किया है, या तो मवेशी उठा लिए हैं, या किसी व्यक्ति पे हमला किया है, इस प्रकार की घटनाएं होती थी। तो मैंने उसको लिए अध्ययन करना शुरू किया कि होता क्यों है, ये कारण क्या है। आप समस्या तभी सुलझा सकते हैं जब आप समझ पाएं आप समस्या हो क्यों रही है। तो उसका हमने गहन अध्ययन किया, जो भी पिछले 10 साल में घटनाएं हुई थी उसका विश्लेषण किया, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि जैसे कि जो घटनाएं हमारे यहाँ हो रही थी वो लगभग मार्च अप्रैल के आसपास हो रही थी। तो कारण क्या थे उसके? तो एक तो कारण ये था कि वहाँ उस समय खड़ी फसल होती है, कटान का समय हो रहा होता है, तो आवरण बहुत अच्छा मिल जाता है वन्य जीवों को छुपने के लिए। दूसरा, उसी दौरान, इसमें हालांकि कुछ विशेषज्ञ डिफर करेंगे, बट मेरा ये ऑब्जर्वेशन था कि उसी समय उसका जो प्रजनन काल है वो सर्वोत्तम, मतलब प्रजनन काल वैसे जो सभी बिग कैट्स हैं, चाहे लेपर्ड हो चाहे टाइगर हो, माना जाता है कि वर्ष भर वो ब्रीडिंग कर सकते हैं। पर जो एक पीक ब्रीडिंग सीजन जिसे हम कहते हैं वो मेरे ऑब्जर्वेशन से उस समय दिसंबर जनवरी के आसपास होता था जी। और उनका 3 महीने का जिसे हम कहते हैं गर्भाधान समय, जेस्टेशन पीरियड होता है बगेरे के केस में। तो 3 महीने बाद लगभग जब वो शावक जन्म लेगा, तो जनवरी में अगर गर्भाधान हुआ है तो मार्च अप्रैल में ही वो शावक जन्म लेगा। और सभी कैट स्पीशीज के लिए वो बच्चे को या शावक को जन्म इसी स्थान पे देंगे जहाँ डिस्टर्बेंस बिल्कुल कम हो, अन्य नर ना हो, ताकि उसके बच्चे को खतरा ना हो, और साथ ही बाकी डिस्टर्बेंस भी ना हो। तो अगर वनों में उनकी संख्या अच्छी है तो वो निश्चित रूप से थोड़ा वनों की बाहर की ओर पलायन करेंगे। और उस जिले में वनों और वनों के बाहर जो परिदृश्य था उसमें कोई अंतर नहीं था। मतलब वन्य जीव को पता नहीं लग सकता कि हाँ यहाँ फॉरेस्ट की बाउंड्री खत्म हुई, यहाँ रेवेन्यू की शुरू हुई। तो निरंतर क्षेत्र था, तो इसलिए वो आबादी में आने की उनकी घटनाएं हो रही थी। तो हमने उसमें फिर काफ़ी कार्य किया, लोगों के साथ हमने खूब कार्यशालाएं की, बैठकें की, लोगों को इस बारे में संवेदनशील किया कि इस दौरान आप अकेले न जाएं, इस दौरान आप ये सावधानियां बरतें, वन्यजीव दिखे तो उसे चुपचाप निकलने दें। वो अगर आबादी में वन्यजीव आ रहा है तो वो आपसे ज़्यादा डरा हुआ है, बिल्कुल वो आपको मारने या आपको हानि पहुंचाने नहीं आया है, वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। तो अगर आप उसको ऐसा कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए या उसको डराने के लिए करेंगे तो वो अपने जस्ट आत्मरक्षा के लिए हो सकता है कि वो हमला करे। तो इस प्रकार की घटनाएं हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम लोगों को बेहतर शिक्षा दें, बेहतर उनको जानकारी दें कि किस प्रकार से रिएक्ट करना है और कैसी परिस्थितियों में उनको किस प्रकार से इस क्षेत्र, इस समय में जंगल में जाने से बचना चाहिए, या जाएं तो साथ में जाएं और कुछ बातें आवाज़ करते जाएं ताकि वो जानवर भी, वन्यजीव भी सचेत हो जाए कि हाँ यहाँ पे मानव गतिविधि है, वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेगा, कहीं ना कहीं छुप लेगा। तो इस प्रकार के हमने काफ़ी प्रयास किए और उन घटनाओं में कमी आई जी। उसके बाद मुझे रणथंभौर अभ्यारण्य में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो वहाँ पे कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसे कि हम रणथंभौर के बफर के रूप में जानते हैं। तो रणथंभौर की जब हम बात कर रहे हैं कि जब टाइगर या बाघ की वहाँ संख्या बढ़ती जा रही है तो निश्चित रूप से उनको एक घर चाहिए उसके अलावा भी जहाँ वो जा सकें। तो वो कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य जो था वो एक ऐसा ही कॉरिडोर क्षेत्र था जहाँ पे उनकी आबादी हम बढ़ाना चाहते थे। वहाँ होता ये था कि टाइगर आता था, पास करके आगे चला जाता था या एमपी की तरफ चला जाता था, वहाँ पे प्रजनन नहीं हो रहा था। तो फिर हमने काफ़ी वहाँ पे सुरक्षा पे ध्यान दिया,
किस कारण से प्रजनन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस होता है, अगर लोगों का हैबिटेट में डिस्टर्बेंस ज़्यादा है या और कोई परेशानी है तो उसको हमने कम करने का कोशिश किया। कम से कम जो वन क्षेत्र हैं जो हमारे अधीन है उसको बिल्कुल एक सैक्रोसेंट जिसे हम कहते हैं उस प्रकार की सुरक्षा हम प्रदान कर सकें जी। तो वो प्रयास किए और मेरे 2 साल के कार्यकाल में वहाँ पे बाघ ने प्रजनन किया जो कि पिछले 3 दशक से उस क्षेत्र में नहीं हुआ था। अच्छा। तो ये कुछ मतलब ऐसे काम थे जिससे बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ हमने कुछ प्रकृति में अपना योगदान दिया। मन को लुभाती बड़ी अच्छी खुशखबरियाँ आप सुना रहे हैं हमें। लेकिन कपिल जी, आपको क्या लगता है कि ये जो हिंसक जानवरों का मानव सभ्यता में जो आना हो जाता है, क्या हमने अतिक्रमण कर लिया है उनके क्षेत्र में? निश्चित रूप से। देखिए, मानव मेरा व्यक्तिगत विचार है, मानव एक प्रजाति के रूप में एज अ स्पीशीज एक बहुत ही सेल्फिश, बहुत ही मतलबी प्रजाति है। अन्य कोई भी प्रजाति प्रकृति को अपने हिसाब से बदलती नहीं है। जी, जी। हम हैं जो प्रकृति को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। प्रत्येक वन्यजीव एवोल्यूशन के दौरान बदलती हुई प्रकृति के अनुसार खुद को बदलता है, खुद को चेंज कर लेता है अपने आप को। जी। मानव ऐसा नहीं करता, मानव अपनी प्रकृति को ही चेंज करने की कोशिश करता है। और हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारी लोन प्रॉपर्टी नहीं है, एक हमारा शेयर्ड होम है जो हम अन्य सभी प्रजातियों के साथ शेयर कर रहे हैं। उनके लिए भी उनके हमारे छोटे छोटे कामों से, क्रियाकलापों से उनके प्राकृतिक आवास पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, वैश्विक अध्ययनों के अनुसार पूरे विश्व की लैंड मास जो हम कहते हैं टेरिटोरियल एरिया, उसका लगभग 76% एरिया मानव गतिविधियों से प्रभावित है और दुष्प्रभावित है, जो मैं शब्द कहना चाहूँगा। अच्छा। और जो हमारा ओशियनिक वो है हैबिटेट, उसका भी लगभग 66% मानते हैं कि वो मानवीय कारकों से दुष्प्रभावित है। पूरी धरती के लैंड मास का लगभग 51% पर मानव की मौजूदगी है। तो हमारे वन्य जीवों के लिए जाने के लिए कोई जगह बची नहीं है। जी, जी, जी। अगर उनकी संख्या बढ़ रही है, जितने भी हमारे जंगल हैं, हमारे वन हैं, उसके अलावा जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं मानव से सामना होना ही होना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मानव वन्य जीव संघर्ष, तो अगर हम संरक्षण के प्रयास बेहतर करेंगे तो एक एज अ बाय प्रोडक्ट ये हमको मिलेगा। तो उसके लिए हमको बस करना ये है कि हमको साथ में जीने की कला सीखनी होगी, क्योंकि ये धरती उनका भी घर है, हमारा भी घर है। बिल्कुल। तो बस हम अनावश्यक रूप से उनके जो प्राकृतिक आवास बच गए हैं, जो भी थोड़े बहुत बचे हैं, उसको हम छेड़छाड़ ना करें, उसमें हम उनको परेशान ना करें और उनको अपने हिसाब से रहने दें। तो और वन्यजीव हमेशा से हमारे आसपास हमारे साथ रहते आए हैं। बिल्कुल रहते हैं। गांव में आप बात करेंगे, हमारे बुजुर्गों से बात करेंगे तो उनके लिए बड़ी आम बात थी कि भाई एक दिन बाघ देख लिया वगैरह, चला गया यहाँ से खेत में से होता हुआ, तो बहुत ही आम था। अब क्योंकि वो मोबाइल आ गया है और संचार के संसाधन आ गए हैं, तो एक वो बड़ी न्यूज़ बन जाती है और भीड़ इकट्ठी होती है, होल्ला होता है, तो वन्यजीव भी स्ट्रेस में आता है और आमजन के लिए भी उतना ही खतरा बढ़ जाता है कि अगर वन्यजीव स्ट्रेस में है तो उसका इस तरीके से रिएक्ट करने का एक प्रयास होता है। तो ये इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं और हमको साथ जीने का तो सीखना ही होगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। कपिल जी, आपने जंगल की बात की है। जंगल जानवरों के रहने का स्थान है अपना और हमारा अलग स्थान है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जंगल में आग लग गई है, हरे भरे जंगल भी जल गए हैं और पूरे विश्व में, हाँ, पूरे विश्व में इस तरह की घटनाएं बहुत देखने को मिल रही हैं, खासकर अभी हाल ही के 1-2 सालों के अंदर। अब क्या ये भी मानव का अतिक्रमण है कि जंगल में आग लग गई है और जो जंगली जानवर के रहने का स्थान है वो उनसे छिन गया है? देखिए, भारत में जितनी भी वनाग्नि के कारण होते हैं, खासकर राजस्थान में 99% मानव जनित होते हैं। प्राकृतिक कारणों से राजस्थान में आग बहुत ही कम लगती है। कहीं बिजली ही गिर जाए या कुछ बहुत ही सूखे दरख्त अपने यहाँ होते भी नहीं है जिनके रगड़ने से आग लगे, ऐसा कारण बहुत ही कम होता है। और अधिकतर मानवीय कारणों से कोई जा रहा है रास्ते में, बीड़ी पी के किसने फेंक दी, उससे आग पकड़ गई। कोई जंगल में जा रहा है, पिकनिक कर रहा है, खाना बनाने के लिए उन्होंने आग जलाई, बुझाया नहीं प्रॉपर तरीके से, तो उससे आग लग गई। तो वो मानव जनित कारणों से ही हमारे यहाँ आग के जो प्रकरण होते हैं। और उसमें हमारी ऐसा नहीं है कि सरकार बस देखती है और रिएक्ट करती है, सरकार उसमें प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिएम्प्टिव मेजर जिसे हम कहते हैं वो भी अपना रही है। भारत में एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि सैटेलाइट के माध्यम से फॉरेस्ट फायर पर निरंतर निगरानी रखती है। एक पूरे देश में नेटवर्क है जिसमें कि
आपके क्षेत्र में अगर आग लगी है तो आपके जो वहाँ के क्षेत्र के अधिकारी हैं से लेके जो बीट गार्ड है लोएस्ट लेवल तक, उनके सबके मोबाइल पे तुरंत मैसेज आएगा अच्छा। कि उस लोकेशन के साथ कि आपके यहाँ इस जगह आग का दिखाई दी गई है, आग की मौजूदगी है। तो तुरंत उस प्रकार से फिर विभाग रिएक्ट करता है, उस जगह को देख के हमारा स्टाफ जाता है और आसपास के लोगों के साथ और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो पिछले कुछ वर्षों से ये स्टार्ट हुआ है, तो हम इस पर कंट्रोल करने में भविष्य में प्रभावी रूप से सफल भी रहेंगे। जी। कपिल जी, जैसे अभी प्रणय ने बात की फॉरेस्ट फायर की, कुछ वक्त पहले अभी हमने बात की थी वनों की अनियंत्रित कटाई की, क्या ये ऐसे मानव जनित कारण हो सकते हैं जलवायु परिवर्तन के? क्योंकि आजकल जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कठिन समस्या बनती जा रही है वैश्विक स्तर पर। सर, क्या कुछ कारण हो सकते हैं? देखिए, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की हम बात करें तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये इसमें किसी प्रकार का संशय होना ही नहीं चाहिए कि मानव जनित कारणों से नहीं है। एक स्पीशीज़ की मैं बात करूं, एक्सटेंशन की बात करूं, तो एक बेसिक रेट ऑफ एक्सटेंशन कहते हैं वैज्ञानिक, जो कि होती है कि प्रत्येक 100 वर्ष में 10,000 प्रजातियों में से 0.1 से 1 तक प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। अच्छा। ये प्राकृतिक रूप से, बिना किसी मानवीय कारक के। जी। पर हमारी गतिविधियों से पिछले कुछ सालों में ही, पिछले 500 सालों की अगर हम बात करें, उसके बाद की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की इवन बात की बात करें, तो वो संख्या 1000 से 2000 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमारे यहाँ आज की डेट में आप मान लीजिए कि प्रत्येक 100 वर्ष की अगर हम बात करें तो 10,000 में से लगभग 5, 6, 7 प्रजातियाँ तक विलुप्त होने की कगार पे आ रही हैं। तो ये इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्राकृतिक रूप से नहीं होता। ये हमारे मानवीकरण के कारण हुआ है। आप मानेंगे 1990 में जब हम स्कूल जाया करते थे, छोटे थे, तो वो बताया जाता था कि हमको पर्यावरण को संरक्षित रखना है, जल बचाना है, प्रदूषण नहीं करना है, वरना आने वाला समय आएगा जिसमें कि हमारा पानी हमारे पास उपलब्ध नहीं होगा, हमारे जंगल हमारे पास कम होंगे, प्राणवायु कम होगी। वो दिन आ चुका है। आज हम उसी में जी रहे हैं। जी। आप 1990 से लेकर 2021 तक का डेटा देखें तो हमारी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में पूरे विश्व में 51% की बढ़ोतरी हो चुकी है। अच्छा। 1990 से लेकर 2021-22 तक की आप मान लीजिए। तो ये मानव जनित कारण ही है। इसी कारण से हम अपने प्रकृति को सोलर सिस्टम, सोलर हमारा जो हमारा प्लानेट है, उसको कहते हैं ना कुकिंग द प्लानेट, उस तरह की हमारी गतिविधियाँ हमारी हैं। जो प्री इंडस्ट्रियल एरा था उससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अब रखने की बात की जा रही है। पहले हम कुछ दशक पहले कहते थे कि हम 1 डिग्री तक ही तापमान बढ़ोतरी को हम रोक पाएं। अब हमने उसको अपने आप बढ़ा के उसको 1.5 डिग्री तक कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं उस तक तो हम कर नहीं सकते। 1.5 डिग्री तक तापमान की बढ़ोतरी रोकने के लिए विश्व में लगभग माना जाता है कि 45% जो अभी उत्सर्जन हो रहा है हमारा, उसको कम कर लेना, 42 से 45% 2030 तक हमको कम करना होगा, और 2035 तक लगभग 57% तक हमको उत्सर्जन कम करना होगा। और अभी जो वैश्विक स्तर पर प्रयास हैं, जो पॉलिसियां हैं, वो उनके हिसाब से अगर चलें, मॉडल करें, जो स्टडीज़ हुई हैं, तो उनके हिसाब से मात्र 1% की कमी होगी 2030 तक भी। तो डिजास्टर की ओर तो हम बढ़ ही रहे हैं। जी बिल्कुल। और कपिल जी, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी साहब की ओर से भी, केंद्र सरकार की ओर से भी बहुत सी ऐसी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे हम वन क्षेत्र को वापस विकसित करने की ओर अग्रसर हैं। काफ़ी सारी योजनाएं चल रही हैं। क्या आपको लगता है कि इतनी सारी योजनाओं में जब हम भागीदार बन भी रहे हैं, आने वाले समय में बहुत जल्दी हम इस जलवायु परिवर्तन को संभाल पाएंगे, या अभी हमें और दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे? देखिए, मैं ज़्यादा निराशावादी साउंड नहीं करना चाहूँगा, पर ये एक सच्चाई है कि जलवायु परिवर्तन को हम अब संभाल नहीं पाएंगे। हमको अडेप्ट करना होगा। जो हो चुका है उसको हम रिवर्स करने के लिए सैकड़ों वर्ष चाहिए। जी। और जितना हम कार्बन जो ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ चुके हैं, उनको अगर पूरी तरीके से हमको नॉर्मल लेवल पे लाना है तो हमको कम से कम कई पृथ्वी के बराबर क्षेत्रफल चाहिए होगा जिस पे हम पेड़ लगाएं, जो कि संभव नहीं है हमारे लिए। तो ये तो आप मान के चलिए कि जो टेम्परेचर बढ़ोतरी हुई है, क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम हो चुके हैं, वो तो होंगे। अब ये हमारा प्रयास पूरे विश्व का ग्लोबल स्तर पर यही है कि हम उसको उस लेवल तक ही रोक रखें, ताकि जो एक कैटास्ट्रोफी जिसे हम कहते हैं उसको हम अवॉइड कर सकें, एक स्तर तक हम उसको रोक सकें। हम हमारे मौसम चक्र में परिवर्तन हम सभी देख रहे हैं, किस प्रकार हमारी गर्मियाँ और तीक्ष्ण हो गई हैं। हमारे जो वर्षा का ऋतु है वो डावाडोल हो गई है। वर्षा की मात्रा भी आप जानते हैं कि पहले लगातार पूरे 2 महीने तक
कुछ दिनों के अंतराल में वर्षा होती रहती थी एक सामान्य रूप से। अब होता है कि 1-2 दिन अतिवृष्टि होती है बहुत अधिक, और उसके बाद फिर अचानक सूखा पड़ेगा बहुत से दिनों तक। तो ये सब दुष्प्रभाव तो हमारे आ चुके हैं हमारे क्लाइमेट चेंज के कारण, और हमको और पूरे मतलब वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी क्रांति लानी होगी अगर हम उसको अपने पृथ्वी को विनाश से रोकना चाहें, और उस स्तर तक हम 1.5 डिग्री की अगर हम बात कर रहे हैं वहाँ तक भी हम रोकना चाहें। प्रज्ञा कपिल जी बहुत सही बात कह रहे हैं, और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस पे आज हम भारतीय वन सेवा अधिकारी कपिल चंद्रवाल जी से पर्यावरण के असंतुलन पर हम बात कर रहे हैं। अगर हम अभी से इसकी ओर प्रयास करें, हालांकि ये दुष्परिणाम हम संभालने की उसमें नहीं हैं, अभी भी सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास तो कर सकते हैं यदि हम ये प्रण लें कि अपने जितना भी कार्य करने की क्षमता के जो घंटे हैं हमारे, हम कार्य करें उसमें थोड़ा सा समय निकाल के एक पौधा भी रोज़ लगाएं और उसका संरक्षण करें, तो मेरे ख्याल से कपिल जी काफ़ी जल्दी हम इस चीज़ पे काबू पा सकते हैं। जी आप हमको इतना ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सुखद परिणाम भी हम देख सकते हैं। आपको अगर सभी को स्मरण होगा कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन लगा था तो हवा कितनी हमारी साफ हुई थी। हमको पंजाब से ही हिमालय के दिखने लग गया था, हवा साफ हुई थी। हमारे सभी जो पक्षी हमारे को सुनने को नहीं मिलते थे, देखने को नहीं मिलते थे, उनकी आवाज़ें, उनकी चहचहाहटें हमको सुनने को मिली थी अपने आसपास में। बहुत से वन्य जीवों के वीडियोस वायरल हो रहे थे जो शहरों की तरफ आ रहे थे, बिल्कुल, क्योंकि वो मानवीय कारणों से डिस्टर्बेंस के कारण नहीं आते। उनको लगा कि जब डिस्टर्बेंस नहीं है तो हम आ सकते हैं जी। तो अगर हम अपने मानव जनित कारणों पर रोक लगा सकें, उन्हें कम कर सकें, तो अभी भी हम एक स्तर तक जलवायु परिवर्तन को संभाल सकते हैं कि उस लेवल से ज़्यादा ना बिगड़े। तो हमको छोटी छोटी बातें हमको ध्यान रखनी होंगी, अपने रोज़मर्रा के जीवन में हमको कुछ बातें सीखनी होंगी। तो सबसे पहले थोड़ा एक मेरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तो इसलिए कि सबसे पहले हम कम किस चीज़ को करें, हो क्यों रहा है ये। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करने वाला सेक्टर है एनर्जी सेक्टर, पावर जनरेशन सेक्टर। उसी में ट्रांसपोर्ट के भी हम गिन लें तो लगभग 75% 76% जो टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो एनर्जी सेक्टर से ही आते हैं। जी जी जी। उन 75 में से लगभग 25% आपका आएगा पावर प्रोडक्शन से, जो हम थर्मल कोल पावर प्लांट्स होते हैं हमारे उनसे, या उसके अलावा अन्य गतिविधियों से। ट्रांसपोर्ट सेक्टर है हमारा, उसका लगभग 12 से 13%, उससे भी हमारा उत्सर्जन होता है। तो एक तो हम ग्रीन हाउस एनर्जी की तरफ बढ़े। भारत सरकार ने पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो NDCs नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, यानी भारत के जो योगदान रहेंगे वैश्विक पर्यावरण को सुधारने के लिए, उसमें ये प्रतिबद्धता दर्शाई है कि हम अपना लगभग 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम रिन्यूएबल सोर्सेज से हम प्राप्त करेंगे, जैसे सोलर है, विंड एनर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत सरकार इसमें जोर शोर से काम कर भी रही है सोलर एनर्जी के लिए, तो उस पर हमको शिफ्ट होना होगा। और जो हमारे ईंधन हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनका हमको उपयोग कम करना होगा। अभी बैटरी संचालित वाहन काफ़ी प्रचलन में आए हैं, भारत सरकार सब्सिडी देती है जी जी बिल्कुल इन के लिए। तो ये ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं। ट्रांसपोर्ट में अगर हमको कहीं जाना है तो हम वाहनों का उपयोग कम करें। अगर हम पैदल जा सकते हैं तो पैदल चलें। बिल्कुल सही। भारत आप जानते हैं कि कृषि प्रधान देश होने के, एक लेबर प्रधान देश होने के बावजूद वैश्विक कैपिटल बन चुका है लाइफस्टाइल डिजीज की, डायबिटीज़ की, हार्ट डिजीज़ की, क्योंकि हमने शारीरिक श्रम करना बंद कर दिया। बिल्कुल सही। तो अगर हम थोड़ा बहुत भी समय निकाल के अपने पाँवों का इस्तेमाल करें, चलना शुरू करें जी, अपने संसाधन का उपयोग कम करें, साथ में हर एक जो वस्तु हम उपयोग करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट होता है। आज हमारे देश में जो गरीब हैं उनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है बनिस्बत जो धनाढ्य वर्ग से लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है। हम रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज़ में विश्वास नहीं करते हैं। जी जी जी। हमने एक बार कोई चीज़ यूज़ की तो हम उसको फिर बदलेंगे, फेंक देंगे, दूसरी बार यूज़ करेंगे। उदाहरण दूंगा, कपड़ों की बात करें, हम आज डेली कपड़े चेंज करेंगे, डेली उनको धोने डालेंगे, डेली उसमें डिटर्जेंट लगेगा, डेली हमारा पानी उतना वेस्ट हो। बिल्कुल। अगर एक ड्रेस को हम 2 दिन भी पहन लें तो हम उसको कम से कम आधा कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारी जीवन की। पानी का संरक्षण है, शावर लेना बंद करें, बाल्टी से नहाएं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पर अभी भी नहीं हो पा रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हमको करनी होंगी जिससे कि हम अपने स्तर पे कम से कम कुछ ना कुछ प्रयास कर बिल्कुल सकें। कपिल जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमें अपने स्तर पर कोशिशें करनी होंगी। वैश्विक स्तर पर जब करेंगे तब शुरुआत तो हमें खुद से ही करनी पड़ती है। राजस्थान की हम बात करते हैं। राजस्थान मरुस्थल प्रदेश है। यहाँ वनों को बढ़ाने के लिए, जंगलों को बढ़ाने के लिए क्या कुछ ऑल्टरनेटिव हम यूज़ कर सकते हैं मरुस्थल में? देखिए, मरुस्थल में अगर हम ये सोचें कि हम रातों रात उसे ग्रीन कर देंगे या बहुत वृक्षों से आच्छादित कर देंगे तो ये संभव नहीं है जी। राजस्थान में कुछ बहुत ही विशेष एवं अनुकरणीय प्रयास हुए हैं। आप खासकर इंदिरा गांधी कैनाल की अगर हम बात करें, नहर परियोजना, तो जब ये 70 के दशक में बनाई गई थी तो उसके बाद क्योंकि नहर में बहुत ज़्यादा मिट्टी हवा से गिरती थी और नहर का जो मरम्मत का कार्य बहुत मुश्किल हो जाता था, तो वन विभाग को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप उस पर वृक्षारोपण करें नहरों के किनारे। तो नहरों के किनारे जो उस समय से वृक्षारोपण हमारा किया गया, तब से लगातार निरंतर हम करते आए हैं। तो आज उस हरित पट्टी को आप सैटेलाइट इमेजरी में भी देख सकते हैं। हमने रेगिस्तान को हरा किया है हमने। बहुत अच्छा। और अब हमारा ध्यान है ग्रासलैंड्स की ओर, क्योंकि जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है उसका नेचुरल हैबिटेट ग्रासलैंड्स हैं। और घास का जो मैदान है उसमें जितनी कार्बन अवशोषित करने की क्षमता है वो लगभग एक वृक्षदार वनी क्षेत्र के बराबर होती है। अच्छा। तो वो कहीं भी उसमें कम नहीं है। प्लस राजस्थान में आप जानते हैं कि हमारी जो पशु संपदा है, राजस्थान में मानव और पशु की जनसंख्या लगभग 1:1 है। मतलब जितने की मानव जनसंख्या है उतनी हमारे पास हमारे मवेशी हैं। तो उनके खाने के लिए भी हमको चारा चाहिए। तो चारागाह विकास, हमारे ग्रासलैंड्स का विकास वो भी बहुत आवश्यक है। उस ओर भी प्रयास किए जा रहे हैं। सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन या फिर टिब्बा स्तरीकरण। डेजर्ट एरिया में आप जाएंगे, किसी बुजुर्ग से बात करेंगे तो वहाँ प्रतिवर्ष ये समस्या होती थी कि कुछ टिब्बे हवा के साथ आगे बढ़ते आ रहे हैं, तो लोगों को गांव खाली करने की परिस्थितियां होती थी। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होता था, वो अनयूजेबल हो जाता था। तो बहुत दशकों से राजस्थान वन विभाग ने टिब्बा स्तरीकरण योजना भी लगाई हुई है, जिसके अंदर हम टिब्बों पे वृक्षारोपण करते हैं, जिससे कि वो टिब्बा स्थिर हो जाए और आगे ना बढ़े। तो इस प्रकार के प्रयास हम 90 के दशक से, उससे पहले से भी करते आए हैं। ये जो तमाम प्रयास हो रहे हैं, आपने कहा कि सरकार की कई योजनाएं हैं जिसके कारण से हरित क्रांति बढ़ने वाली है। वैसे भी राजस्थान सरकार की ओर से आज एक योजना का आरंभ हो रहा है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। तो मेरे ख्याल से इस योजना के बाद भी जो पानी की समस्या है उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी और लोग आपस में जुड़ पाएंगे। कपिल जी, जानना चाहेंगे आपकी तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से हो, चाहे वो राजस्थान सरकार की ओर से हो, आम व्यक्ति को आप कैसे जोड़ पाते हैं? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है एवं एक बहुत ही एक्सेप्टेड विचार है कि वनों का या प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कोई भी सरकार अकेले नहीं कर सकती। बिल्कुल। जब तक कि लोग, ये हम कर किसके लिए, हम लोगों के लिए कर रहे हैं, हमारे जो रहवासी हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं, उन्हीं की संपदा है, उन्हीं की धरोहर है। तो जब तक उनका जुड़ाव नहीं होगा तो सरकार अकेले कितना भी प्रयास कर ले संभव नहीं होगा। सही बात है। आज आप किसी क्षेत्र को बंद करके, तारबंदी करके उसमें कितने भी वृक्ष लगा दें, कितने भी पेड़ लगा दें, अगर लोगों का सहयोग नहीं होगा, लोग उसमें चराई बंद नहीं करें, लोग उसमें अवैध कटान नहीं करें, लोग उसको डिस्टर्ब करना बंद नहीं करें, तो वो कभी भी आपका पनप नहीं पाएगा। तो इसलिए लोगों को साथ में लेके चलना बहुत आवश्यक है। राजस्थान में हमने कहते हैं कि साझा वन प्रबंधन नीति, जिसमें कि लोगों के साथ मिलकर हम वनों का प्रबंध करें, ये 1990 के दशक से हम लागू कर रहे हैं। और प्रत्येक गांव स्तर पर हम एक कमेटी बनाते हैं, इसको हम VFPMC कहते हैं, ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति, जिसमें कि गांव के कुछ लोगों को हम जानकारी देते हैं कि हम किस प्रकार से आपके जो आसपास का वन क्षेत्र है, आपके क्षेत्र है, उसको हम संरक्षित करना चाहते हैं, कैसे उसमें वनीकरण बढ़ाना चाहते हैं। और लोगों का हमको भरपूर सहयोग मिलता है, वो हमारे साथ जुड़ते हैं और वो खुद वहाँ पे कार्य करने के लिए भी आते हैं और लोगों को अपने आप ही रोकते भी हैं। जैसे कुल्हाड़ी बंद पंचायत का आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल, हाँ। वो भी जैसे हमारे अधिकारी या हमारे लोग प्रयास करते हैं, उनसे डायलॉग करते हैं, तो गाँव वाले खुद अपने स्वतः अपने स्तर पर खुद ही एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बना लेते हैं कि वो अपने आप निर्णय लेते हैं कि नहीं, अब इस क्षेत्र में कोई कुल्हाड़ी लेकर नहीं जाएगा, कोई कटाई नहीं करेगा। तो लोग जब यहाँ जुड़ जाते हैं तो वहाँ तो संरक्षण बहुत आसान हो जाता है और वही संभव है। कपिल जी, इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को वैश्विक स्तर पर कम करना। सर, किस तरह से प्लास्टिक प्रदूषण ने वैश्विक स्तर पर भयानक रूप ले लिया है और किस तरह से हम खुद प्रयास करके कुछ हद तक इसको कम कर सकते हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां प्लास्टिक मुक्त विश्व को देख सकें? देखिए, प्लास्टिक एक बहुत ही
अनोखा पदार्थ है। अगर हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को छोड़ दें तो प्लास्टिक इस तरीके से बनाया गया था कि उसे बार बार रीयूज़ कर सकें, उसे रिसाइकिल कर सकें। तो आप सोचिए, अगर एक पदार्थ जिसके लिए हमने संसाधन उपयोग किए वो बन गया है, अब बार बार हमको दोबारा नहीं बनाना है, हम उसको उसी को दोबारा मोल्ड करना है, रिसाइकिल करना है, तो कितना एक अद्भुत पदार्थ साबित हो सकता था। समस्या कहाँ आई? हमारे उसके डिस्पोजल से। हमने उसको रिसाइकिल करने के बजाय हमने उसको फेंकना शुरू किया, हमने उसको कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया, और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो हजारों साल तक हमारी धरती पर ही रहेगा। बिल्कुल। हमारे जो समंदर हैं, ओशंस हैं, उसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बहुत सी अनेकों प्रजातियां ऐसी हैं जिनको हमें मालूम भी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करती हैं हमारे डीप ओशंस में। उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये हम अभी नहीं जानते हैं। माइक्रो प्लास्टिक्स की आपने बात सुनी होगी, जो बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं प्लास्टिक के, वो हर जगह पाए जा रहे हैं। आप हम जो नमक खाते हैं, समुद्री नमक, उसमें माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। माताओं के दूध में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। इस प्रकार तक हमारे जो है आम डेली जीवन में वो माइक्रो प्लास्टिक की उपस्थिति है, और ये सभी का कुछ ना कुछ स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव होता है। बिल्कुल। हमारे डॉक्टर साथी आपको बता पाएंगे कि किस प्रकार से कुछ प्लास्टिक्स कैंसर के जैसी बीमारियां ले सकती हैं। तो प्लास्टिक का दुष्प्रभाव इसीलिए है क्योंकि हम उसको प्रभावी रूप से रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक निश्चित रूप से बैन होनी चाहिए, बैन सरकार द्वारा कर भी दी गई हैं, और उसका उपयोग भी जब तक हम आमजन नहीं रोकें तब तक वो किसी न किसी रूप में चालू रहता रहेगा। तो उसको हमको बंद करना, हमको खुद से नो टू प्लास्टिक जो एक हम नारा देते हैं उसको अपनाना होगा। जी जी जी। सामान लेते जाएं, अपना थैला साथ में लेकर जाएं, और बस छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम आप साथ कर लें तो बिल्कुल हम कुछ कर सकते हैं। काफ़ी गंभीर बातें हमने की हैं। कभी अपने व्यस्ततम समय में से जब खाली समय मिलता है तो क्या करना पसंद करते हैं हम? एक तो जी मुझे गार्डनिंग का थोड़ा सा शौक है। अच्छा। तो घर में मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों ही अपने गमलों में कुछ पौधे लगा के उनकी सार संभाल करना बहुत पसंद है। एक बर्ड वॉचिंग मेरा शौक है। अच्छा। जो आसपास हमारे कौन से पक्षी हैं, किसकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, तो उनको देखना बड़ा आनंदित करता है आपको अंदर से। उनकी चहचहाट सुनना, उनको अपने प्राकृतिक आवेश में देखना, तो इस प्रकार की कुछ हैं। बाकी पढ़ना मुझे पसंद है कि भाई विश्व में क्या चल रहा है और हम कैसे अपने आप को एक बेहतर सेवक बना सकते हैं, एक लोक सेवक बना सकते हैं। जी जी जी, वो मैं करता हूँ। जी जी जी। कपिल जी, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रति व्यक्ति ये जानकारी ले रहा है, जुटा भी रहा है, सजग भी हो रहा है कि हमें पर्यावरण को बचाना है। लेकिन हो सकता है आज का दिवस बीत जाए और कल से फिर अपनी दिनचर्या में सब इस तरह से मसरूफ़ हो जाएं कि विश्व पर्यावरण दिवस का जो संदेश है उसको भूल जाएं या कहीं ना कहीं मसरूफ़ हो जाएं। आप क्या कहना चाहेंगे एक आम व्यक्ति से कि प्रति दिवस इस पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कुछ प्रयास करता रहे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये पृथ्वी हमारी भावी पीढ़ी की धरोहर है। बिल्कुल। आपके घर में अगर आपका पुत्र, पुत्री, बच्चा कोई भी है, एक बार उसके चेहरे की तरफ देख लें और अपने आप से पूछें कि मैं इसके लिए क्या छोड़ने वाला हूँ कल। ये जो आज नल हम खोल रहे हैं, पानी आ रहा है, आज बाहर हवा आ रही है, धूप आ रही है, सांस में ले पा रहा हूँ, क्या कल ये भी ये सब कर पाएगा, इनका आनंद ले पाएगा? अपने मन में ये रखें कि अपने बच्चों के लिए हम क्या छोड़ रहे हैं, हम क्या उनके लिए दे के जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके अंदर ये भावना आएगी कि नहीं, मुझे इस एक ही घर है, वी हैव ओनली वन प्लैनेट, इसको हमको संजोना है। बहुत उत्तम संदेश आपने सभी लोगों को दिया है। हमारे दर्शकों ने ज़रूर इस संदेश को आत्मसात किया होगा। और ध्यान रखिए, इस धरा को हमें ही बचाना है, क्योंकि ये धरा हमारी आज है तो आने वाली पीढ़ी के लिए कल है। तो इस आने वाली पीढ़ी के लिए इसको बचाना है। कपिल जी, आप आज आए और आपने इतनी उत्तम जानकारी दी। सभी दर्शकों को जितने भी खतरे थे, जो भी हम कर सकते हैं उसके बारे में अवगत करें। आपका अलबेलो राजस्थान में आने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और दूरदर्शन का भी बहुत आभार, सभी दर्शकों को बहुत आभार जी। आप सभी को एक बार फिर से विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। पर्यावरण का ध्यान रखिए, हमारे अपने पर्यावरण का ध्यान रखिए, और इसी सोच के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रणय भारद्वाज को, प्रज्ञा को। हम फिर मिलेंगे।